हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 11वीं इलेक्टिव कोर्स अंतरा भाग 1 की कविता बादल को घिरते देखा है, जिसके कवि हैं नागार्जुन जी। बच्चों, सबसे पहले कविता का संक्षेप में परिचय जानेंगे, फिर मैं आपको कविता का वाचन करते हुए व्याख्या, विशेष आदि समझाऊंगी और फिर अंत में प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा। बादल को घिरते देखा है नामक कविता में नागार्जुन जी ने हिमालय की पहाड़ियों, दुर्गम बर्फीली चोटियों, घाटियों, झीलों, झरनों और देवदारू के जंगल और उनके बीच किन्नर किन्नरियों के जीवन का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कवि स्वयं वहां जाकर अनुभव करके आए हैं और उसी को उन्होंने कविता के रूप में रेखांकित कर दिया है। आइए बच्चों, अब हम कविता का वाचन करते हैं और व्याख्या समझते हैं। बेटा, आप लोग सब बच्चे संदर्भ और प्रसंग तो लिखते आ रहे हैं। मैंने अपनी अन्य कविताओं में भी आपको कहीं कहीं मैंने समझाया है, तो ये तो आसान है बेटा, फिर भी एक बार बता देती हूँ। प्रस्तुत काव्यांश प्रगतिवादी कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है से उद्धृत है। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति के प्रति स्वच्छ, निश्चल और पवित्र प्रेम को अभिव्यक्त किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि जो हैं वो फक्कड़ प्रकृति के हैं और इस कविता में कवि ने हिमालय पर्वत और वहां पर मानसरोवर झील का बहुत अधिक हृदयग्राही चित्रण किया है। आइए बच्चों, अब हम कविता का वाचन करते हैं और फिर व्याख्या समझते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर। अमल माने होता है बच्चों निर्मल, साफ, और धवल माने सफेद। पहले मुख्य शब्द समझ लें। शीतल का मतलब तो आप समझते ही हैं, ठंडे। तुहिन माने ओस, ओस के कणों को, है ना। मानसरोवर के स्वर्णिम माने सोने जैसे, है ना। अब आइए हम इसका व्याख्या समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर, कि हिमालय की चोटियां जो हैं वो साफ सफेद हैं। कैसे हो रही है साफ सफेद, कैसे लग रही है हमें, क्यों ऐसी प्रतीत हो रही? क्योंकि धूप पड़ रही है और धूप के कारण वो बहुत ही ज्यादा उज्जवल और सफेद नजर आ रही हैं। ये चोटियां बर्फ से ढकी होने के कारण सफेद और निर्मल भी प्रतीत होती हैं। जब बर्फ है और उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इसीलिए वो स्वच्छ, निर्मल और सफेद नजर आती हैं। इन चोटियों के ऊपर कवि कहते हैं कि उन्होंने बादलों को घिरते हुए देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को। आगे कवि कहते हैं कि उन्होंने बादलों के मोती जैसे, है ना, शीतल कणों को ओस की बूंदों के रूप में, ओस के कणों के रूप में, ओस की बूंदों के रूप में मानसरोवर झील में खिले हुए सोने जैसे कमल, यानी कि जो सोने जैसे कमल हैं, उन कमल के फूल हैं, उन पर उस ओस के कणों को गिरते हुए देखा है। आइए बच्चों, अब हम विशेष देखते हैं। इसमें देखिए पॉइंट्स आप ऐसे लिखेंगे। हिमालय पर्वत के सौंदर्य का मनोरम वर्णन, आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण, भाषा सरल व प्रभावपूर्ण, तत्सम प्रधान खड़ी बोली, कोमलकांत पदावली है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार अनुप्रास है, अमल धवल, उपमा मोती जैसे, मोतियों से उपमा की जा रही है, उससे तुलना की जा रही है, पुनरुक्ति प्रकाश छोटे छोटे, और शैली गेय है, और बिंब दृश्य बिंब है। अगला पद्यांश देखें। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बच्चों यहाँ देखिए कवि ने इसकी व्याख्या किस प्रकार की है। कवि ने हिमालय प्रदेश में बादलों के गिरने का तो वर्णन किया ही है, साथ ही साथ वहां के जल में वहां पर जो झील है उसमें जल में रहने वाले हंसों के बारे में भी बताया है कि किस तरह से हंस तालाबों में तैरते हैं। उनके तैरने पर तालाब का सौंदर्य बिल्कुल ही बदल जाता है, यानी वे
झील की सुंदरता और भी बढ़ा देते हैं। अब देखिए, तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग माने होता है ऊंचे हिमालय, ऊंचे विशाल हिमालय के कंधों पर, यानी कि वहां पर स्थित जो उसकी चोटियां हैं, वहां पर कई छोटी और बड़ी झीलें हैं। इन झीलों के, कवि कहते हैं कि इन झीलों के शांत और गहरे सांवले नीले जल में, श्यामल का मतलब होता है सांवले, नील माने नीले, सलिल माने पानी, है ना, जल में समतल देशों से, समतल किसे कहते हैं, समतल जमीन हम कहते हैं, यानी कि मैदानी इलाकों से, है ना, मैदानी देशों से, मैदानी क्षेत्रों की गर्मी से, वहां बल्कि बच्चों पावस बल्कि कहते हैं हम वर्षा ऋतु की उमस से, यानी कि उससे उमस से, यानी कि उसकी गर्मी, उमस में बच्चों गर्मी लगती है ना, गर्मी जैसा सा फील होता है, इसलिए कि गर्मी से व्याकुल हंस आते हैं, शरण लेते हैं। वे हंस समतल देशों में होने वाली वर्षा, पावस माने वर्षा, से जब व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में बच्चों देखते हैं आप उमस सी आ जाती है, उमस से परेशान होकर ठंडक की तलाश में यहाँ आते हैं। तिक्त मधुर विसंतु खोजते, कवि ने अब इन हंसों को पानी पर तैरते हुए, है ना, क्या देखा है, क्या करते हुए देखा है, कमल नाल के भीतर स्थित। बच्चों जो कमल नाल होती है, कमल जो खिलता है तो उसकी जो स्टेम होती है उसको कहते हैं कमल नाल। कमल नाल के भीतर स्थित कड़वे, तिक्त माने कड़वे, मधुर मीठे, कोमल तंतुओं को, विसंतु माने कोमल तंतु जो उसके अंदर होते हैं, जो उसके रेशे होते हैं बच्चों, है ना, उनको खोजते, आनंद पूर्वक तैरते और जल क्रीड़ा करते हुए देखा है। इसका विशेष देखें, हिमालय पर्वत के सौंदर्य का मनोरम वर्णन, हंसों का हृदयग्राही वर्णन है, आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण है, भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण तत्संप्रधान खड़ी बोली है, कोमल कांत पदावली है, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार, अनुप्रास, और देखिए अनुप्रास में कैसे आकर, श्यामल नील सलिल, है ना, और देश शब्द उमस का प्रयोग किया गया है, शैली गेय है और बिंब दृश्य है। आगे देखिए अगला पद्यांश, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदुर किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर था। अब देखिए इसको बच्चों, अब इसमें कौन सी बात, बालारुण, बालारुण माने बालक अरुण, यानी कि बच्चा सूर्य, है ना, सूर्य का छोटा रूप, क्योंकि जिस समय अभी सूर्य उग रहा होता है तो उसको कह दिया कि बालारुण, है ना, क्योंकि वो पूरे अपने उस पे यौवन पे नहीं होता, जब पूरे धूप चमकती है तो उसको यौवन पे बोला गया हो, है ना। तो अब आप इसको समझें, इस पद्यांश में कवि ने वसंत ऋतु की मादकता का वर्णन किया है और साथ ही साथ चकवा चकवी के मिलन का भी वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि सुंदर बेला है प्रभात की, शीतल ऋतु वसंत का सुप्रभात था, यानी कि वसंत ऋतु थी उस समय और सुबह हो रही थी, और मंद मंद यानी कि धीरे धीरे मंद गति से शीतल और सुगंधित अनिल माने वायु बह रही थी, है ना। प्रातःकाली बालारुण की मृदुर किरणें थी, प्रातःकालीन सूर्य की आभा सर्वत्र फैली हुई थी। आगे देखिए, अगल बगल स्वर्णिम शिखर था, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कवि, सूर्य की किरणों की सोने जैसी चमक से अगल बगल यानी आसपास के, स्वर्णिम शिखर था मतलब आसपास के पर्वत शिखर भी चमक रहे थे, क्योंकि धूप पड़ रही थी वहां पर भी। सूर्य अपनी लालिमा से संपूर्ण पृथ्वी पर प्रकाश की नई किरणें बिखेर रहा था। वहीं कवि को दूसरी ओर क्या नजर आए, चकवा और चकवी के जोड़े नजर आए। चकवा चकवी बच्चों एक पक्षी होता है और इन्हें ये अभिशाप मिला हुआ है कि ये दोनों रात्रि में एक साथ समय नहीं बिता सकते। रात्रि में ये युगल जो होते हैं बिछड़ जाते हैं, चकवा चकवी अलग अलग हो जाते हैं, और इस कारण से ये दोनों जो है वो रात्रि में तो अलग रहते हैं। तो जब रात्रि में अलग रहते हैं बेटा, तो ये लोग क्रंदन करते रहते हैं, यानी रोते रहते हैं, और अगले दिन जब सुबह होती है तो सूर्य के उगने के बाद ही मिलते हैं।
तो यहाँ पर कवि ने उसी का वर्णन किया है। निशा काल से, निशा काल माने रात्रि काल से, चिर अभिशापित मतलब बहुत समय से अभिशाप जिनको मिला हुआ है, शाप से जो ग्रस्त हैं, बेबस हैं, वो चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, उनका रोना बंद हुआ। और फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो कवि कहते हैं कि इस प्रकार कवि ने उन बेबस शाप से ग्रस्त, है ना, चकवा चकवी को इस मान सरोवर के किनारे, शैवाल बच्चों कहते हैं काई, आपने देखा होगा पानी जहां पर होता है तो वहां पर आसपास क्या होता है, हरी हरी काई आ जाती है, तो शैवाल माने काई। तो उसको क्या बोला है कवि ने, काई रूपी हरी दरी की, मतलब वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे हरी हरी काई मानो हरी दरी हो, है ना। तो हरी काई रूपी हरी दरी पर एक दूसरे से मिलाप करते हुए, प्रणय कलह माने प्यार भरी नोक झोंक, है ना, किल्लोल करते हुए देखा है। इस तरह से कवि ने बादलों को घिरते हुए देखा है। विशेष में लिखेंगे बेटा, हिमालय पर्वत के सौंदर्य का मनोरम चित्रण और चकवा चकवी के भी प्रेम का चित्रण, उनके अभिशाप के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, वो आप भी लिख लें। और अगला देखिए पॉइंट, आलम्बन रूप में प्रकृति का चित्रण है, भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण तत्संप्रदान खड़ी बोली है। बच्चों आप देख रहे हैं कि कई पॉइंट्स तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। कोमलकांत पदावली है, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार बदल जाएंगे बच्चों, उसमें काफी पॉइंट्स वही रहेंगे, अलंकार चेंज हो जाएंगे और पहला पॉइंट भी थोड़ा बहुत बदलेगा। अनुप्रास अलंकार अगल बगल, चकवा चकी, है ना, हरी दरी, और पुनरुक्ति प्रकाश मंद मंद, अलग अलग, ठीक है बेटा। और इसमें आप बच्चों रूपक भी कह सकते हैं, शैवालों की हरी दरी। अगला पद्यांश देखें, दुर्गम बर्फानी घाटी में, दुर्गम का मतलब बच्चों क्या होता है, जहां जाना मुश्किल हो, जिस जगह पहुंचना मुश्किल हो, है ना, उसको कहते हैं दुर्गम। शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ कवि कहते हैं कि हिमालय के ऊंचे शिखरों में दुर्गम बर्फीली घाटी है बच्चों। अब हिमालय पर्वत बर्फ से ढका हुआ है, तो वहां जो घाटियां हैं वो भी बर्फीली हैं, जो सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर स्थित हैं। कहां पर है, शत माने सैकड़ों, सहस्र माने हजारों फुट की ऊंचाई पर हैं। वहां अपनी ही, अलख माने होता है बच्चों अदृश्य, नाभि में छिपी कस्तूरी, बच्चों ऐसा माना जाता है कि कस्तूरी जो मृग है ना बच्चों, उसकी नाभि में ना कस्तूरी होती है जिसके परफ्यूम्स वगैरह बनते हैं। और बेटा ये जो परफ्यूम्स हैं बहुत महंगे बिकते हैं, और आपने देखा है कि इसीलिए जो है ना हिरण का शिकार भी बहुत किया जाता है, और कस्तूरी मृग का तो बहुत ही ज्यादा शिकार किया जाता है क्योंकि वो बहुत महंगी बिकती है। कस्तूरी मृग होता है, उसका मृग का नाम भी कस्तूरी मृग ही पड़ गया है। तो वो जो होता है कस्तूरी मृग, वो खुशबू से दीवाना हो जाता है, मतमस्त हो जाता है उसमें, उसको ढूंढने के लिए वो इधर उधर भागता है, उसे नहीं पता होता, ये इस बात से अनजान होता है कि उसके अंदर से खुशबू आ रही है, और फिर वो खुद पे चिढ़ता है, खींचता है ना। मतलब इस तरह की जो स्थिति है, ये इसका यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। तो कवि कह रहे हैं कि जो दुर्गम बर्फीली घाटी है, जो सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर स्थित है, वहां अपनी ही नाभि में छिपी कस्तूरी की उन्मादक परिमल बच्चों कहते हैं खुशबू को, है ना। और अब निज के ही उन्मादक मतलब उससे मुझे मदमस्त हो जाता है, वो के पीछे धावित होना मतलब दौड़ना, उसके पीछे इतना पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, मदमस्त होकर दीवाने की तरह उस सुगंध को पाने के लिए युवा मृग इधर उधर दौड़ता है। तरल तरुण का मतलब किस लिए कहा है बच्चों, तरुण का मतलब युवा मृग जब इधर उधर दौड़ता है और फिर उसे नहीं पाता है तो वो खुद पर चिढ़ता है और खींचता है। ऐसा दृश्य कवि ने देखा है। विशेष देखें, वसंत ऋतु की मादकता और कस्तूरी मृग के स्वभाव का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। आलम्बन रूप में प्रकृति का चित्रण है, भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण, तत्संप्रदान खड़ी बोली, कोमलकांत पदावली, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार अनुप्रास, तरल तरुण, पुनरुक्ति प्रकाश, हो कर, शैली गेय है, बिंब दृश्य है। अगला पद्यांश देखें, कहाँ गया धनपति कुबेर वह,
कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु गया लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था। अब यहाँ पर कवि आगे बात करते हैं, वो कहते हैं ऐसे स्थान पर कवि को ढूंढने पर भी कुबेर और अलका नगरी नहीं मिले। कुबेर कौन है बच्चों? कुबेर धन के देवता हैं, उनकी वह यहाँ बात की गई है। उनकी अलका नगरी बहुत समृद्धशाली थी। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मैंने उन्हें ढूंढा, कुबेर को भी ढूंढा, अलका नगरी को भी देखा, ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे तो नहीं मिले। तो वो प्रश्न पूछता है कि कवि कि क्या यहाँ पर धन के देवता कुबेर कहाँ हैं यहाँ पर, और उनकी ऐश्वर्यशाली अलका नगरी भी कहाँ चली गई। इसका कालिदास ने भी चित्रण किया है। एक खंड काव्य है जिसका नाम है मेघदूत। तो उसमें मेघ को दूत बनाकर यक्ष ने भेजा था। यक्ष अपनी यक्षिणी को बहुत प्रेम करता था, वो उससे बिछड़ गई थी, तो इसीलिए जो यक्ष था तो उस मेघ को दूत बनाकर भेजा, तभी उन कालिदास ने अपने खंड काव्य का नाम मेघदूत रखा। तो यहाँ पर कवि वही बात कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ना तो मुझे वो दोनों नजर आ रहे, ना कुबेर नजर आ रहे, ना अलका नगरी नजर आ रही है, और नहीं ठिकाना कालिदास के। और कालिदास ने जिसका वर्णन किया है, किसका वर्णन किया है कालिदास ने बच्चों? कालिदास ने वर्णन किया है अपने जो व्योम प्रवाही गंगा जल है, यानी कि गंगा जो आकाश गंगा नदी है, जो आकाश में बहती गंगा नदी, उसका वर्णन किया है। तो कहते हैं कि वो भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, गंगा जल वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा मुझे। ढूंढा बहुत, मैंने बहुत ढूंढा, पर मुझे बहुत तलाश करने पर भी वो कहीं नहीं मिला। वो मेघदूत का भी पता नहीं चला, मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। क्या पता वह छायामय, वो कहते क्या पता वो छायामय कहीं यहीं कहीं बरस गया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। फिर कवि आगे क्या कहते हैं? जाने दो वह कवि कल्पित था। वो कहते हैं जब खैर छोड़ो, फिर कवि कहते हैं कि वह तो मात्र कवि की कल्पना थी। अब आगे क्या कवि कह रहे हैं देखिए, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीश पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि आगे कहते हैं कि उन्होंने तो जाड़ों में, भीषण सर्दी में गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली कैलाश पर्वत की चोटियों पर बादलों को, जो बादल है महामेघ मतलब बड़े बड़े बादल बहुत है ना, उनको तूफानी हवा, झंझा अनिल माने बट तो झंझा और अनिल तो यहाँ पे संधि हो गई है ना, तो तूफानी हवाओं से, झंझा मतलब तूफान, तूफानी हवाओं से गरज गरज कर आपस में टकराते हुए, उनसे भिड़ते हुए देखा है। ऐसे परिवेश में घिरते हुए बादलों को कवि ने स्वयं देखा है। विशेष देखें, कवि ने कालिदास भी वर्णन किया है, कालिदास के मेघदूत का वर्णन किया है, यक्ष यक्षिणी की जो उन्होंने वर्णन किया उसका थोड़ा सा उल्लेख किया यहाँ पर कवि ने। तो इस तरह से हम कहते हैं आकाश गंगा का भी वर्णन किया है, आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण किया है, और सरल और प्रवाहपूर्ण तत्संप्रदान खड़ी बोली है, कोमलकांत पदावली, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार कवि कल्पित, अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश, गरज गरज, और शैली गेय और बिंब दृश्य। अब ये अंतिम पद्यांश है आपकी कविता का। शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारू कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर। अब बच्चों ये काफी लंबा डिस्क्रिप्शन है, इसको थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। शत शत माने सैकड़ों सैकड़ों, निर्झर निर्झरणी मतलब झरने, छोटे बड़े झरने। अब यहाँ कवि कहते हैं कि ऐसे मनोरम स्थान में बहने वाले सैकड़ों झरने, छोटे बड़े झरने, देवदारू कानन, कानन कहते हैं जंगल को, देवदारू यानी कि देवदार के जंगल में, देवदार वृक्षों के इस घने जंगल में जो झरने हैं वो अपनी कलकल की ध्वनि करते हैं, जिससे पूरा जंगल गुंजायमान हो रहा है। पूरे जंगल में कलकल की ध्वनि गूंज रही है, मुखरित हो रही है। शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, आगे कवि कहते हैं कि यहीं देवदार के वृक्षों के नीचे, शोणित माने लाल, धवल माने सफेद, लाल और सफेद भोजपत्रों से बनी हुई कुटी यानी कुटिया के अंदर रंग बिरंगे और सुगंधित खुशबूदार फूलों से कुंतल को साजे। कुंतल कहते हैं बच्चों बालों, केश है ना, अपने केशों को सजाकर अपने शंख के समान घड़े हुए
यानी शंख के समान सुंदर गढ़े हुए गलों में इंद्र नील मणियों के हार पहने हुए, माला पहने हुए, और आगे देखें कानों में कुवलय लटकाए, कुवलय कहते हैं नील कमल, नीला कमल, कानों में एक नील कमल लटकाकर, और आगे क्या है, शतदल लाल कमल वेणी में, और सैकड़ों पंखुड़ियों वाले लाल कमल अपनी वेणी यानी कि अपनी चोटी में सजाकर। आगे कैसे बैठे हैं देखिए, रजत रचित मणि खचित कलामय, पान पात्र द्राक्षासव पूरित रखे सामने, अरे अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपति पर। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं कि लोहित माने लाल, लाल चंदन की त्रिपदी माने 3 पायों वाली जो स्टूल होता है ना, तिपाई उसको बोलते हैं। तिपाई पर किस प्रकार का उसके ऊपर सामान रखा है, रजत रचित, रजत माने चांदी, चांदी का बना हुए और मणियों से जड़े हुए, है ना बच्चों, मणियों से जड़े हुए अत्यंत कलात्मक कलाकृति के जो पान पात्र हैं, पान पात्र मदिरा पान के जो पात्र हैं, जो बर्तन हैं, है ना, वो उसमें द्राक्षासव पूरित यानी अंगूरों की उसमें शराब भरी हुई है ना, उससे भरे हुए हैं, और वे अपने अपने सामने रखकर बैठे हुए हैं। भी कौन है जो बैठे हुए हैं, ये अभी हम समझते हैं बच्चों। नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पालथी मारे, मदिरा ऋण आंखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है। अब यहाँ पर कवि क्या किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, किन्नर और किन्नरियों की बात कर रहे हैं। वो कहाँ बैठे हैं, उनके सामने तो लाल रंग के चंदन की तिपाई पर चांदी के बने हुए और मणियों से जड़े हुए जो मदिरा पात्र है, उनमें अंगूर की शराब है, उससे भरे हुए हैं, वो उसके उनके सामने रखे हैं। और वे किस पर बैठे हैं बच्चों, नरम निदाग, जो बहुत ही मुलायम और बेदाग छोटे कस्तूरी हिरणों की छाल पर वो पलथी मारकर, है ना, आलथी पालथी लगाकर जैसे बैठते हैं, पालथी मारकर बैठे हुए हैं। और कैसे, मदिरा अरुण, मदिर अरुण मतलब उनके कैसे जो रखे हैं आंखें लाल, अरुण माने लाल, मदिर माने मदिरा, मदिरा पीने से उनकी आंखें लाल लाल हो गई हैं, और उसमें वो उन्मत्त हो गए हैं, है ना, मदमस्त हो गए हैं, लाल लाल नेत्रों वाले, और मस्त मदिरा पान के कारण मस्त हुए हैं वे लोग, किन्नर किन्नरियां, वो बैठे हुए हैं। और मृदुल मनोरम उंगली, वो अपनी उनकी जो उंगलियां हैं वो कैसी हैं, बहुत कोमल नाजुक हैं, है ना, और सुंदर उंगलियों को कहाँ पर फिरा रहे हैं, बंसी पर फिरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। वे बांसुरियों पर फिरते देखा, यानी कि बांसुरी बजा रहे हैं और मधुन धुन छेड़ रहे हैं। इस तरह से कवि कहते हैं कि ये दृश्य बड़ा ही मनोरम लगता है। विशेष देखें, हिमालय की उन्नत घाटी, देवदारू के वन, किन्नर प्रदेश के स्त्री पुरुषों के विलासमय जीवन का यथार्थ चित्रण कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अगला पॉइंट देखेंगे, आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण, भाषा सरल तथा प्रभावपूर्ण तत्सम प्रधान, खड़ी बोली, कोमल कांत पदावली, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार देखिए बच्चों, अनुप्रास निर्झर रेंझरणी, और रजत रचित मणि खचित, और नरम निदाख में, और पान पात्र में, है ना, और उपमा शंख सरीखे सुघड़ गलों में, सरीखे के माने होता है के समान, शंख के समान, है ना बेटा। तो और पुनरुक्ति प्रकाश है शत शत अपने अपने, और शैली गेय और बिंब दृश्य है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। तो बेटा पहला प्रश्न है, इस कविता में बादलों के सौंदर्य के चित्रण के अतिरिक्त और किन दृश्यों का चित्रण किया गया है। बेटा आप इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, इस कविता में बादलों के सौंदर्य के चित्रण के अतिरिक्त कवि ने हंसों के मानसरोवर झील में आनंद पूर्वक क्रीड़ा करने और तिक्त मधुर यानी कि कड़वे मीठे विस्तंतु खोजने, ऐसी स्वाद वाले कमलनाल को खोजने, वसंत ऋतु में चकवा चकवी की प्रणय कलह यानी कि प्यार भरी नोक-झोंक का, और मस्त कस्तूरी मृग के दीवानेपन का, कस्तूरी खोजने का, और
और किन्नर किन्नरियों के विलासपूर्ण जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न, प्रणय कलह से क्या तात्पर्य है? प्रणय कलह का अर्थ है प्रेम में नोकझोंक, प्रेम संबंधी नोकझोंक, यानी प्रेम से संबंधित झगड़ा। इसमें प्रेमी और प्रेमिका दोनों अपने अपने वियोग को लेकर एक दूसरे को सुनाते हैं और एक दूसरे को ही दोषी ठहराते हैं। इस क्रिया के द्वारा भी वे अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। ये भी प्रेम को अभिव्यक्त करने का एक अंदाज होता है। इससे प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता अर्थात घनिष्ठता आती है। अगला प्रश्न, कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने के क्या कारण हैं? कस्तूरी मृग की नाभि के अंदर कस्तूरी होती है जो बहुत ही खुशबूदार पदार्थ होता है। जब कस्तूरी मृग को अपनी कस्तूरी के कारण ही खुशबू बहुत आती है तो वह उससे दीवाना हो जाता है, मदमस्त हो जाता है और उसे प्राप्त करने के लिए वह इधर उधर जंगल में दौड़ता है, घूमता है और उसे ये बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। इस बात से वह अनजान होता है कि वह खुशबू उसके अंदर से ही आ रही है और इसीलिए वह जब मदमस्त होकर दीवानों की तरह इधर उधर घूमता है और उसे प्राप्त नहीं कर पाता है कस्तूरी को, तो वह उसे क्या होता है, उसे चिढ़ आती है, अपने ऊपर खींच आती है और इस तरह से वह झुंझलाने लगता है, खुद पर ही झुंझलाने लगता है। अगला प्रश्न, बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद क्यों आती है? कवि ने हिमालय पर्वत पर बादल को देखा। उसे अचानक ध्यान हो आया कि कालिदास ने मेघदूत नामक काव्य की रचना की थी जिसमें मेघ का प्रभावशाली वर्णन है। वह मेघ जिसके माध्यम से विरह से व्यथित यक्ष मेघ को अपना दूत बनाकर अपनी प्रेमिका के पास संदेश भेजता है और तो कवि को वह मेघ भी नजर नहीं आया। उसका अनुमान था, कवि यह सोचने लगा कि शायद वह कहीं बरस गया होगा। फिर कवि ने अगले ही पल ये कहा कि खैर छोड़ो, ये तो कवि की कल्पना थी। अगला प्रश्न, कवि ने महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, क्यों कहा है? कवि ने हिमालय के पर्वतीय प्रदेश का जब भ्रमण किया तो वहां के मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य ने उसे अभिभूत कर दिया। कवि यहाँ पर सर्दी की ऋतु में कैलाश शिखर पर मेघों को तूफानों से टकराते हुए देखता है तो उसका वर्णन करता है। यहाँ पर जो मेघ हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और आपस में जब तेज हवाएं आती हैं तो वे उनसे टकराते हैं, जिस कारण बहुत अधिक भयंकर गर्जना होती है। ऐसा लगता है मानो वे लोग आपस में युद्ध कर रहे हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, क्योंकि जब वे गरजते हैं तो बहुत जोर शोर से आवाज होती है ना, और इसी कारण कवि ने ये शब्द कहे हैं। अगला प्रश्न, बादल को घिरते देखा है पंक्ति को बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या सौंदर्य आया है, अपने शब्दों में लिखिए। कवि ने इस कविता में बादल के कोमल तथा कठोर रूप का वर्णन किया है। वह बार बार बादल को घिरते देखा है पंक्ति को दोहराता है। हिमालय की ऊंचाइयों पर बादल का रूप निरंतर बदलता रहता है, कभी वे हट जाते हैं, कभी वे अचानक उपस्थित हो जाते हैं और इससे बहुत ही सुंदर दृश्य बनता है। वे ही प्रकृति में परिवर्तन के सूत्रधार हैं और बादलों के ही कारण ओस आती है, बादलों के ही कारण उसके शीतल जो उसके तुहिन कण होते हैं, उसके कण होते हैं, वे कण मानसरोवर की झील में कमल पत्रों पर भी छा जाते हैं और वे बहुत ही उसकी जो सुंदरता है उसमें वृद्धि कर देते हैं, कमल की, है ना, और झील की भी सुंदरता में वृद्धि कर देते हैं। इस प्रकार के वर्णन जो हैं वो जो कवि ने किया है, इस प्रकार पंक्ति को बार बार दोहराया है, तो इस पंक्ति को दोहराए जाने से कविता में अर्थ गांभीर्य भी आ गया है, जो इस कविता को और भी अधिक सुंदर बनाता है, इसको और भी अधिक निखारता है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई क्या, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बच्चों, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो आपको अगर
फिर से समझना हो तो आप वीडियो को पीछे ले जाकर समझ सकते हैं। इसी तरह से अगला भी है, अलख नाभि से उठने वाले नीच के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। बेटा ये भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। और अगला प्रश्न जो है संदर्भ सहित व्याख्या, तो बच्चों मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, आपको अगर दोबारा से समझनी हो आप वीडियो पीछे ले जाकर समझ सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। इसके अतिरिक्त आपकी पाठ्य पुस्तक, आपके सिलेबस के अन्य चैप्टर्स, कविताएं और भी सामग्री रचनात्मक लेखन से संबंधित है। सभी के कुछ के काम हो चुका है, कुछ काम चल रहा है। सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप उन्हें क्लिक कर वे भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।